Welcome to Northeast PSC. In today's discussion, we will be discussing about Operation Polo. It is a very significant event of modern Indian history, specifically after the independence of India from the British rule. This is an important event that we all should know from the perspective of history and also from the perspective of examination. So without any further delay, let us begin the discussion. Okay, so this is a brief introduction about me. Okay, you can see my education are from Jamia Millia Islamia. I have been teaching political science and international relations for more than 3 years now, and apart from that, if you need any more information, you can get in touch with me on Twitter or LinkedIn. Okay, without any further delay, let us begin the discussion. So partition की जब बात आती है, we know that partition it is a very sad and very sorrowful event that happened in India's history. यहाँ पर हज़ारों लाखों के तादाद में लोग बेघर हो गए, हज़ारों के तादाद में लोग मर गए, मतलब अलग अलग कौम के, हिंदू हों, सिख हों, मुसलमान हों. So the partition was a very tragic event in the Indian, in the 20th century world history. और इसको माना जाता है it was the largest migration of people in its recorded history. तो खैर, सो पार्टीशन के टाइम में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो जहाँ पर राजाओं के अलग अलग छोटे छोटे जो आपका नवाब हैं या फिर जो आपका निज़ाम है, इस तरह के लोगों की जो रूल था, जिसको हम लोग प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं. ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स क्या थे पार्टीशन के टाइम में? दे वर गवर्नड देयर रियल्म्स ऑन देयर ओन. तो अपने जो इलाके हैं, अपना जो साम्राज्य है, राज्य हैं, उसको खुद ही उसको क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे. लेकिन वो क्या कर रहे थे, दे वी आर अंडर सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, मतलब क्या ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगा, वो जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो बाहरी जो विदेशी संबंध है इन प्रिंसली स्टेट्स का, उसको कौन टैकल करेगा? इट विल बी टैकल्ड बाय द ब्रिटिश. ठीक है, तो ये जो सब्सिडरी अलायंस के सिस्टम के अंदर थे ये तमाम प्रिंसली स्टेट्स विद द ब्रिटिश, मतलब पूरी तरह से ये अपने कंट्रोल में नहीं थे, बट स्टिल दे वर फंक्शनिंग लाइक दिस टिल द पार्टीशन ऑफ इंडिया. जैसे ही इंडिया को आज़ादी मिली थ्रू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, तो सब्सिडरी अलायंस जो था उसको ख़त्म कर दिया कि सब्सिडरी अलायंस की अभी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना तो इंडिया एक वो है कॉलोनी रहा, इंडिया इज़ नाउ एन इंडिपेंडेंट एंड आज़ाद मुल्क हुआ. और प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिया गया कि भैया आपके सामने 3 ऑप्शन है. क्या क्या है? आप इंडिया में शामिल हो जाए, आप पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहें. ठीक है, तो ऐसे मालूम कहते हैं कि ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो 1948 तक आते आते इंडिया में शामिल हो जाते हैं. लेकिन हैदराबाद जो हैं, हैदराबाद इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शंस जहाँ पर दे डिसाइडेड नाइदर टू जॉइन इंडिया नॉर पाकिस्तान. तो आपको बताना है देयर वर 3 प्रिंसली स्टेट्स. दिस इज़ अ क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू एंड यू शुड बी letting me know the correct answer in the comment box. Which are the 3 princely states that declined to join India after the partition of India? ये आपको बताना है कि जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. ठीक है, सो मेजॉरिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट दे जॉइंड इंडिया बाय 1948, बट हैदराबाद इसने अपना डिसीजन बना लिया कि ना तो हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, ना ही हम इंडिया के साथ जाएंगे. सो दिस इज़ अ ब्रीफ मैप ऑफ हैदराबाद एट द टाइम, जो निज़ाम के द्वारा वो किया जा रहा था, रूल किया जा रहा था. तो ये उस टाइम का वो है कि ये आपका हैदराबाद हो गया, बेरर आप देख सकते हैं, बॉम्बे हो गया, दक्कन स्टेट्स, फिर मैसूर यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, फिर ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ पर आ जाता है. तो ये एकदम मतलब कहीं ना कहीं अगर साउदर्न इंडिया जहाँ से शुरू होता है उसके पूरे सेंटर में ये हैदराबाद स्थापित है. तो ऐसे में ये एक देश के बीचों बीच अगर इस तरह के एक एंटिटी रहे जो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहता है, या फिर जो है मतलब इट हैड ए नेचुरल लीनिंग
towards Pakistan because this region was being ruled by Muslim rulers. तो उनकी जो सिंपैथी थी या फिर उनकी जो नेचुरल बायसनेस था कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है किसी भी देश के अंदर आप जो है इतना बड़ा एक टेरिटरी वो दूसरे मुल्क का हो? ये क्या होगा, जोग्राफिकली इम्प्रैक्टिकल एंड इट इज़ अनवायबल। तो वैसे में हम लोग क्या देखते हैं, द स्टेट ऑफ हैदराबाद इसका नाम आज है, तो इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग। उसका नाम हम लोग क्या देखते हैं, ये इनका खुद का वो था, रॉयल इंसिग्निया था, रॉयल आर्म्ड फोर्सेस थे, रेलवे, एयरलाइन, नेटवर्क, सब कुछ इनका खुद का था, ये खुद उसको मेंटेन कर रहे थे। और इंडिया के साथ जब भी इनके एक आइडिया दिया गया कि वुड यू लाइक टू जॉइन द इंडियन यूनियन, इट अपोज्ड द आइडिया, बोला कि नहीं, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम ना तो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, ना ही पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। कई सारे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हुई, बातचीत होती रही कि क्या पता कोई एक सॉल्यूशन निकाला जाए। इंडियन गवर्नमेंट और निज़ाम के बीच में बातचीत होती रही कि आप जो है देयर हैज़ टू बी ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ठीक है, आप इंडिया के बीचों बीच रहेंगे और आप सोच रहे हैं कि आप एक अलग मुल्क की तरह आप रहें, इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेट्स डिस्कस, बट नथिंग सिम्स टू बी वर्कड आउट। कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा था। फिर आज़ाद भारत की जो सरकार है उनको लगा कि ऐसे बात नहीं बनेगा, लातों के बूथ बातों से नहीं सुनते। तो इसे में हम लोग क्या देखते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लॉन्च एन आर्म्ड अटैक ऑन द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद। ठीक है, और इस ऑपरेशन क्या कहा जाता है, ऑपरेशन पोलो और ऑपरेशन कैटरपिलर। तो ऑपरेशन पोलो का नाम आप सबको पता है, हम सबको पता है, लेकिन ऑपरेशन कैटरपिलर नहीं पता है। क्या पता ये एग्ज़ाम में ऑपरेशन कैटरपिलर के नाम से आपको सवाल पूछ दिया जाए। इन दैट सिनेरियो यू मस्ट नो दैट ऑपरेशन कैटरपिलर इज़ नथिंग बट ऑपरेशन पोलो। सो जो निज़ाम थे, मीर उस्मान अली ख़ान असफ जहाँ द 7th, ये उस टाइम हैदराबाद के इंचार्ज थे। ठीक है, और इस टाइम हैदराबाद की जो पॉपुलेशन था, ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदू थे और दे वर फाइटिंग टू प्रिजर्व हिज इंडिपेंडेंस विथ एन इरेगुलर आर्मी दैट वाज लार्जली मेड ऑफ मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम इलीट नोन एज द रज़ाकर्स। तो यहाँ के जो सिटीज़न थे, सिटीज़न तो नहीं कह सकते, सिटीज़न के मतलब होता है कि जहाँ पर लोगों का राइट्स होता है, यहाँ की जो आपका सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, प्रजा की बात करते हैं, तो यहाँ के जो सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स वे ज़्यादातर हिंदू थे। ठीक है, बट जो मिलिट्री मैन थे दे वर मुस्लिम्स, जिनको रज़ाकर्स कहा जाता है। और ऐसा भी नहीं है इनके पास एक प्रोफेशनल आर्मी था, प्रोफेशनल मिलिट्री था, नहीं, बहुत ही इर्रेगुलर किस्म के एक अरेंजमेंट किया गया था इनके लिए। तो इंडिया डिड नॉट वांट टू लीव ए पावरफुल एंड वेल्दी प्रिंसली किंगडम और टू इट्स ओन वेज। तो इंडिया को लगा कि नहीं, एक तो काफ़ी पावरफुल है, बहुत रिच है, और इसको अगर हम अपने आप में रहने दिया जाए तो ये इंडिया के लिए आने वाले काल को खतरा बन सकता है। So, the Telangana revolt and the militant Razakars in Hyderabad contributed to fears of regional instability. तेलंगाना रिवोल्ट हुआ और जो राजाकार के बीच में भी बहुत मिलिटेंट एक्टिविटीज़ होने लगे। इससे लगा कि जो है यहाँ पर जो रीजनल जो आपका इंस्टेबिलिटी है ये बढ़ सकता है, और रीजनल इंस्टेबिलिटी जब भी बढ़ेगा, एक नया मुल्क इंडिया जिसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, भूखमरी हैं, गरीबी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, वैसे में और एक रीजनल इंस्टेबिलिटी नहीं अफोर्ड कर पाते। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि मिलिट्री एफर्ट के थ्रू ही हम लोग हैदराबाद को इंडिया के अंदर शामिल करेंगे। तो 75 ईयर्स हो गया 1948 से जब ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया गया और इंडिया के अंदर हैदराबाद को शामिल किया गया। So Nizam of Hyderabad was deserting on joining India ever since independence. The military offensive in Hyderabad state was termed as police action at the time by the Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मतलब कहना ये था कि एक पुलिस एक्शन है और यहाँ पर क्योंकि कुछ लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ रहा है, वी नीड टू टैकल द सिचुएशन एंड द निज़ाम्स फोर्सेस सरेंडर्ड टू द इंडियन आर्मी बाई September 18। तो सितंबर 13 को ये लॉन्च करते हैं अटैक एंड बाय द एंड ऑफ September 18, मतलब मुश्किल से 5 दिन के अंदर दिस प्रॉब्लम वाज लार्जली टैकल्ड। तो बैकग्राउंड क्या हो सकता है?
जो हैदराबाद के निज़ाम है, जैसे हमने आपको बताया, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे रहना चाहते थे, ना इंडिया के साथ आना है, ना कश्मीर ना पाकिस्तान के साथ जाना है। एंड हम लोग क्या देखते हैं, जो निज़ाम है, इंडियन गवर्नमेंट की जो इशू है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे कश्मीर के ऊपर, तो निज़ाम को लगा कि चलो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर फोकस नहीं कर रहे, तो ये वल्नरेबिलिटी का हम क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है सारा का सारा दिन जम्मू एंड कश्मीर में लगा रहा था, तो निज़ाम इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। निज़ाम ने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया विथ इंडियन गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि द स्टेटस को वुड बी मेंटेन बिटवीन द इंडियन डोमिनियन एंड द हैदराबाद स्टेट टिल ए सोल्यूशन वाज फाउंड टू द इम्ब्रोग्लिया। ये जो दोनों के बीच में जो टेंशन हो रहा था अबाउट एक्सेशन, ये जब तक इसका कोई सोल्यूशन ना आए, तो ये एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, ताकि कोई हॉस्टिलिटी ना हो। दोनों अपने तरह से किसी भी तरीके की मिलिट्री एक्टिविटीज़ या फिर मिलिटेंट एक्टिविटी जो हैदराबाद के जो निज़ाम लोग करने वाले थे, निज़ाम के जो रजाकर्स थे, ये कुछ भी ना हो। देयर शुड बी ए लल, देयर शुड बी पीस। द एग्रीमेंट वॉज साइन for a period of 1 year, during which the Indian government would not exercise any authority over Hyderabad, or all conditions prevalent at the time of signing the agreement would continue. तो ऑपरेशन पोलो की ज़रूरत की पड़ी। तो जैसे हमने देखा, मोस्ट पॉपुलस और रिचेस्ट स्टेट में से एक था। फिर इसके यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन था, लेकिन रूलर्स मुस्लिम थे। यहाँ के जो मिलिट्री मैन थे, राजाकर्स, ये लोग भी काफ़ी इरेगुलर फोर्स थे। यहाँ पर नहीं कि बहुत ज़्यादा इनके पास लॉ एंड बहुत यूनिफॉर्मिटी के साथ रहना या फिर बहुत डिसिप्लिन फोर्सेस नहीं था, ठीक है। और इनका जो मेजर जनरल था, इनका था मेजर जनरल सा अल अदरुस। ये एक अरब कमांडर था जो हैदराबाद स्टेट के फोर्सेस के चीफ कमांडर थे। तो देयर वाज नॉट एनफ एफिशिएंसी बीइंग शोन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द निज़ाम, ठीक है। So the excess of the Razakars on the predominantly Hindu population of the state, their belligerence along the state borders through cross-border raids, the overtures being made to Pakistan and the intention to establish an independent country in the heart of India, कई सारी चीज़ें था। एक तो हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर ज़्यादती करना, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर मतलब जो हैदराबाद स्टेट है वो इंडियन टेरिटरीज़ के अंदर मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर क्रॉस बॉर्डर जो है टेंशन्स को फ्यूड करने की कोशिश करना, या फिर पाकिस्तान के साथ वो दिखाना, सिंपैथी दिखाना। तो इस तरह की चीज़ों से हम लोगों ने क्या देखा कि इंडियन गवर्नमेंट को लगा एनफ इज़ एनफ, देयर इट इज़ द टाइम दैट वी पुट दिस प्रॉब्लम टू एन एंड। फिर निज़ाम के फोर्सेस की अगर हम बात करें, निज़ाम के फोर्सेस के पास सिर्फ 25,000 लोग थे, ठीक है। तो उस टाइम जो हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर थे मीर लाइक अली, उन्होंने बोला कि हमारे पास 1 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं जो हमारे जो मुल्क हैं, जो हैदराबाद है उसको प्रोटेक्ट करने में लगा होगा। तो हम लोग आखिरी में कह देखते हैं कि देर जो हैदराबादी जो निज़ाम के जो आर्मी है वो हार मानते हैं और सरेंडर्स। द इंडियन फोर्सेस वर लेड बाय मेजर जनरल जयंत नाथ चौधरी। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इट कैन बी ए पोटेंशियल क्वेश्चन। ऑपरेशन पोलो के साथ बाद क्या हुआ? द इंडियन मिलिट्री कैप्चर थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग राजाकार्स, मिलिटेंट हिंदूज एंड कम्युनिस्ट। इन लोगों को सरकार के फोर्सेस के द्वारा अरेस्ट किया जाए, डिटेन किया गया। सितंबर 18 को आते थे अबाउट 4 PM, जनरल जयंत नाथ चौधरी he led an armored column into Hyderabad, where the Hyderabad army under the commander of Major General Al Adrus, they all surrendered. तो हैदराबादी आर्मी मेजर जनरल सब लोग यहाँ पर सरेंडर कर देते हैं, और जो लोकल इन्फॉर्मेंट्स होते थे ये सरकार को अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। लगभग 18,000 लोगों को जेल में डाला गया था इस इवेंट के बाद, और इसकी वजह से जेल के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, आपका ओवर क्राउडेड हो गया था। With Hyderabad's capitulation, the Nizam abdicated and the princely state was no longer in existence. तो निज़ाम हारने के बाद वो वहाँ से भाग गए, और उसके बाद subsequently इंडिया में शामिल हो जाता है the state of Hyderabad through an instrument called instrument of annexation. So these are the brief things that you need to know about Operation Polo, and I hope I was successful enough in bringing this topic to your attention and with much information that is relevant for the exam. That shall be all for today. Thank you so much. See you in the next video.